भारत माता की, भारत की ज्ञान परंपरा की। मुझे जब इस विश्वविद्यालय में आमंत्रित किया गया तो मुझे इसके नाम ने बहुत आकर्षित किया। पहले एकदम ये लगा कि फ्यूचर यूनिवर्सिटी शायद अभी बनेगी। फिर मैंने और सोचा, फिर मैंने सोच करके पाया एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो वर्तमान में कभी तृप्त ना हो और जिसकी जो नज़र है वो हमेशा भविष्य के ऊपर लगी रहे कि बच्चों के लिए और बेहतर हम क्या कर सकते हैं। आज के इस अति विशिष्ट कार्यक्रम में सबसे पहले धन्यवाद इंद्र देवता का, जिनसे हमारी पुरानी अंडरस्टैंडिंग है। आई हैव गॉट सीरीज ऑफ एग्जाम्पल्स, और उन्होंने हमें अवसर दिया कि हम सब लोग इकट्ठा बैठ सकें, इस नीले गगन के नीचे बैठ सकें, इस जल से भरे हुए बादलों के नीचे बैठ सकें। क्योंकि जो जल से भरे हुए स्थान बादल होते हैं ना, उनका स्थान बहुत ऊंचा होता है। गौरवम प्राप्यते दानात् न तो वित्तस्य संचयात् स्थित उच्चैः पयोदानां पयोधिनां अधः स्थितिः। ये जो लोग यहाँ बैठे हैं ना, ये वो भरे हुए मेघ हैं जिनके पास आपके ऊपर निछावर करने के लिए बहुत कुछ है। और दान जितना हम करते हैं प्यारे बच्चों, उतना ही हमारा गौरव बढ़ता चला जाता है। संग्रह करने से, कंपाइलेशन से गौरव नहीं बढ़ता है। और इसका उदाहरण हमारी संस्कृति ने दिया कि दान करने से गौरव बढ़ता है। स्थिति उच्चई पयोदानां, जो ये बादल है ना, पानी देते देते हैं इसलिए इनकी स्थिति ऊंची है। और पयोधिनां, बहुत समुद्र में जल है लेकिन उसका पानी कोई पीना नहीं चाहता, उसकी स्थिति इतना जल होते हुए भी बहुत नीची है। तो आज भरे हुए बादलों के नीचे हम बैठे हैं, भरे हुए बादलों की, गुरुजनों की छत्र छाया में बैठे हैं। मैंने मुकेश जी को देखा, यहाँ के कुलाधिपति को अभी देखा ही कह रहा हूँ, लेकिन हम लोग देखते ही पढ़ भी बहुत कुछ लेते हैं। अच्छे गुरु का यही लक्षण होता है। विद्यार्थी आता है एडमिशन लेने के लिए, हम सोच लेते हैं कि इसे किस दिशा में जाना है और इसे इधर जाने भी देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। फिर उनके साथ दो लोग मैंने देखे। एक तो पहले ही देख लिए थे, जिनकी जिद पे मैं यहाँ आया हूँ, यहाँ के वाइस चांसलर। और वो वाइस चांसलर क्या, जिसे काम करना है ना, वो तो पीर बबरची भिश्ती खर सब कुछ बन जाता। वो प्रो वाइस चांसलर हो, वाइस चांसलर हो, उन्हें एक मिशन है। तो उनके इस मिशन ने मुझे प्रेरित किया कि मुझे यहाँ आना चाहिए। पंकज जी मिश्रा। लेकिन मैंने यहाँ के कुलाधिपति को देखा और उनके साथ एक मातृशक्ति को देखा। परिचय तो मेरा नहीं कराया उन्होंने। एक और प्रतिनिधि देखा, छोटी उम्र का लड़का है, वो शायद छोटे कुलाधिपति होंगे, अगर मेरा अनुमान गलत नहीं है। मुझे गलत साबित मत होने देना। और ये देख करके मैं इनकी सराहना नहीं करना चाहता, बल्कि भारतीय ज्ञान पद्धति जो बच्चों है, मैं उसको स्टैब्लिश करना चाहता हूँ। भारतीय ज्ञान पद्धति के जीवंत प्रमाण हैं गुरु वशिष्ठ। दिलीप जो राम के दादाजी हैं, उनके यहाँ कुछ कमी थी और उस कमी को पाने के लिए वो गुरु जी के पास जाएंगे। और जब उन्होंने गुरु जी के आश्रम में जाकर के देखा, विधेय सायंतनस्यांते स ददर्श तपोनिधिम अनवासितम अरुंधत्या स्वाहयेव हविर्भुजम्। यज्ञ कर रहे थे, और जब यज्ञ करते होते ना तो उस समय प्राइम मिनिस्टर आ जाए, राष्ट्रपति आ जाए, हम अपनी जगह से हिलते नहीं हैं, क्योंकि तो हम सबसे बड़ा अतिथि हमने बुलाया हुआ होता है। आजकल हम बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि वो रिचुअल्स में करते हैं ना कि आज जागरण है, आज हवन है,
और फिर गेस्ट को अटेंड करने में लगे रहते हैं और दिव्य शक्तियों का अपमान होता है उसमें। लेकिन वहाँ तो एक परंपरा है। तो जब वो यज्ञ कर रहे थे तो राजा दिलीप ने उनको देखा और चुपचाप जा करके बैठ गए और क्या कहा कि विदे सायंतनस्यांते, शाम का यही समय हो रहा था और गुरु वशिष्ठ यज्ञ कर रहे थे और वो तपोनिधि ऐसे तेजस्वी लग रहे थे क्योंकि उनकी सेवा कर रही थी अरुंधति, उनकी धर्मपत्नी, और वो सेवा करती हुई ऐसी लग रही थी जैसे हम अग्नि में जब स्वाहा कह करके आहुति देते हैं तो उसका तेज बढ़ जाता है, उसका बोझ बढ़ जाता है। तो हमारी गुरु परंपरा ही हमारी शिक्षा का आधार है। इसको ही मैं आज थोड़ा सा चर्चा करूंगा ताकि पता चल जाए। हमने तो कहा कि भारतीय ज्ञान पद्धति, ज्ञान उत्सव, लेकिन इसका आधार क्या है कि एक सुयोग्य संयत परंपरा का निर्वहन। एक व्यक्ति है, गुरु है, जिसने एक सपना देखा कि मुझे ऐसा विश्वविद्यालय बनाकर खड़ा करना है, उसमें इतने तरह तरह के ज्ञान विज्ञान की चीजें होंगी, इस तरह की फैकल्टीज में लाऊंगा, इस तरह से बच्चों के भविष्य का निर्माण करूंगा। और चुन चुन करके उन्होंने आपके लिए सारे साधन जुटाए। उस दर्द को जो उनके साथ 24 घंटे रहने वाले लोग हैं, जो उसमें सहयोगी हुए हैं, जिन्होंने उस तप में उनके साथ योगदान किया है, वो उससे ज्यादा अच्छा समझ सकते। आज मैं जितना अभी मेरे बारे में कुछ बता रहे थे आप लोग, योग साधना के बारे में, स्वास्थ्य साधना के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में मेरा योगदान, 25 साल लगातार, उससे भी पहले अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव भारत सरकार के द्वारा कराने का शुरुआत, फिर पहला इतिहास रचा जाना कि इससे पहले योग को पद्मश्री कभी मिलता नहीं था, सबसे पहले 1991 में मुझको दे दिया। और गौरव मिल गया कि मेरी क्लास वो क्लास रही पहली और आज तक की अंतिम, जिसमें 2-2 देशों के राष्ट्रपति बैठ करके योगाभ्यास कर रहे हों। इससे भी ज्यादा बहुत कुछ, लेकिन उन सब से ज्यादा वो नई पीढ़ी है जो आज उस परंपरा को आगे बढ़ा रही है। आप में से युवा पीढ़ी ने बहुतों ने नाम सुना होगा आचार्य प्रतिष्ठा का, योग के क्षेत्र में एक वैश्विक लीजेंड है आज। लेकिन वो इसलिए नहीं कि मेरी बेटी है, बल्कि इसलिए कि उसने 24 घंटे साथ रह करके पहले घुट्टी में योग सीखा, फिर उसके बाद गुरुमुख से सीखा, उसके बाद तपश्चर्या से सीखा, फिर ट्रायल एंड एरर के नए प्रयोगों से सीखा, नए शोध किए। आज वो भारत की एक ऐसी प्रतिभा है जिसको भारत सरकार भी सांस्कृतिक राजदूत का स्तर दे करके चलती है। परंपरा, बहुत बार मैं अभी इतनी देर में ये सब बातें सोची और मैंने सोचा कि इतना बड़ा कैंपस, इतना समृद्ध कैंपस, कितना धन इसमें लगाया गया होगा, ये अच्छी कोई इंडस्ट्री लगा करके और बहुत बड़ा व्यापार खड़ा करके दुनिया के अच्छे धनपति बन सकते थे। लेकिन नहीं, उन्होंने सोचा कि पाएं भी और बोएं भी। बोने का काम शिक्षा से ज्यादा कहीं हो नहीं सकता और उसको उन्होंने चुना। आज लग रहा है कि मुकेश जी के द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय है, कल ऐसे जैसे पहले नहीं रहे, ये भी नहीं रहेंगे, हम भी नहीं रहेंगे, लेकिन बच्चों ये विश्वविद्यालय रहेगा आपके लिए, मानवता के लिए एक अनूठी धरोहर के रूप में रहेगा। और न जाने कितने लोग इससे लाभान्वित होते रहेंगे और शताब्दियों तक, जब तक इस विश्वविद्यालय में लोग पढ़ेंगे और बच्चों को ज्ञान मिलेगा, उसका सारा पुण्य उस आत्मा को मिलेगा जिसने इसकी शुरुआत की थी। जो भारतीय ज्ञान पद्धति है उसका आधार ये फॉर्मल स्कूलिंग नहीं है।
फॉर्मल स्कूलिंग आज का डेवलपमेंट है, वो अगर अपने आप में पूरी होती, बेहतर होती, तो फिर हमें भारत ज्ञान पद्धति की तरफ जाने की जरूरत नहीं थी, हम आगे ही बढ़ते। मैं पिछले दिनों अफ्रीका में था, उससे पहले इंडोनेशिया में था। मुझे आश्चर्य हुआ कि वहां पर जो शिक्षक के साथ संवाद है, उसमें बच्चे, विद्यार्थी उनका नाम लेकर के बुलाते हैं, मिस्टर जॉन, हाँ नाम लेते हैं, मिस्टर टॉम स्वेयर, जस्ट प्लीज क्लैरिफाई दिस। वहां गुरु शिष्य जैसा कोई संबंध नहीं है। जहां गुरु शिष्य जैसा कोई संबंध नहीं है, जहां भावात्मकता का कोई संबंध नहीं है, जहां श्रद्धा और सुपात्रता का कोई संबंध नहीं है, वहां पर इंफॉर्मेशन का लेन देन तो हो सकता है, लेकिन वहां ज्ञान का ट्रांसमिशन कभी नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। पानी दो। वहां ट्रांसमिशन नहीं होता। पी लूं? इसे अपनाना कहते हैं। मैंने इस बोतल के पानी को भारत भूषण बना दिया। तो बच्चों, थोड़ा गंभीर विषय है, अच्छे से समझिए। तो पहली चीज होती है भारतीय ज्ञान पद्धति में सुपात्रता। सुपात्रता केवल ये नहीं कि जिसके पास सर्टिफिकेट है वो अगली क्लास के लिए एलिजिबल हो गया, नहीं, वो तो सर्टिफिकेट वाला तो जॉब के लिए भी एलिजिबल नहीं होता जब तक उसका इंटरव्यू और उसके मेरिट्स ना देखी जाए। सुपात्रता, और उसके लिए कह दिया कि अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोभूम। जो सुपात्र बच्चा है, अभिवादनशील है, बड़ों की सेवा करता है, बड़ों का मतलब खाली बूढ़े ही नहीं बल्कि जो ज्ञान वृद्ध है, अनुभव वृद्ध है, उनके प्रति कृतज्ञता और अपनी श्रद्धा का ज्ञापन करता है, तो उसकी चार चीजें अपने आप बढ़ती चली जाती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। जो ऐसा सुपात्र होकर के आया हमारे पास, उसकी शिक्षा शुरू होती है। और बच्चों, आप आश्चर्य करेंगे, जैसे अभी आपको कुलपति जी ने बताया, विमान का उदाहरण दिया, रावण का उदाहरण दिया। आपको मैं थोड़ा और उससे आगे बता दूं कि रावण सिर्फ राजा नहीं है, बल्कि वो विद्वान है जिसने विमान शास्त्र की रचना की, यानी हवाई जहाज कैसे बनने चाहिए इसका ज्ञान रावण ने दिया दुनिया को। और जो सुपात्र थे उनको ज्ञान मिलता चला गया, और उसमें आया कि गीता ने सिखाया हमको कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति अचिरेण अधिगच्छति। यानी जो श्रद्धावान है, ज्ञान उसी को मिलेगा। हमारी क्लास में कई बार सैकड़ों लोग होते हैं, हजारों लोग भी होते हैं, लेकिन कुछ बच्चों के मन में हमारे ज्ञान के प्रति, हमारी तपश्चर्या के प्रति, हमारे व्यक्तित्व के प्रति श्रद्धा उपज जाती है, और वो सोच लेता है कि अब तो इनसे ही सीखना है। फिर वो पीरियड की इंतजार नहीं करता, वो मेरी इंतजार करता है, कब मेरा मूड है कि मैं कुछ बता सकूं, और तभी उसको मिलेगा। तो श्रद्धा से ज्ञान मिलता है, लेकिन केवल इतना भी नहीं। बहुत से लोग हम उनके प्रति श्रद्धा बहुत रखते हैं, लेकिन ज्ञान नहीं मिलता। उन्होंने कहा उससे भी ज्यादा ज्ञान मिलेगा संयतेन्द्रिय, जो अपनी इंद्रियों को संयम करके चलेगा। ये विद्यार्थी के लक्षण होते हैं बच्चों। मतलब केवल जुम्बा कह दिया और अब ताली बजा करके खुश हो गए, इसका मतलब हल्का रहा मामला कुछ। मुझे अच्छा लगता कि आज जब आपको पता चलता कि भारत योग, जो भारत का मौलिक योग साधना है, तो लोग इंडियन योग की बात करते हैं। मैं वो फकीर हूँ जिसने भारत योग की बात की। ऐसे नहीं कि भारत भूषण, मेरा कोई लेना देना नहीं है उससे, मैं तो तब था भी नहीं। लेकिन हाँ, क्योंकि इंडिया से पहले भारत था, इंडिया ने योग नहीं दिया,
भारतवर्ष ने योग दिया, तो उस मूल योग को आपको यहाँ सीखने, पढ़ने, कोर्स करने का मौका मिलेगा। जब उपकुलपति जी ने ये बात बताई तब ताली बजती तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती। अब कुछ कर दो ना मुझे, क्योंकि समझे नहीं थे ना। मैं बुरा नहीं मानता बच्चों, क्योंकि आप जितना जानते हैं उस पर आपने अपनी प्रतिक्रिया जताई, बहुत अच्छा लगा। उससे एकदम पता चल गया कि बच्चों में उत्साह है, बच्चों में जीवन है। लेकिन अब ये पता चला कि बच्चे समझ भी रहे हैं बात। बच्चों, जो भारत की ज्ञान पद्धति है वो इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी का लेन देन नहीं है, वो इवोल्यूशन है। इवोल्यूशन समझते हैं? विकास। और विकास में दुनिया के इतिहास में आज तक कोई ऐसा उदाहरण आपको नहीं मिलेगा, ये केवल भारतीय शिक्षा पद्धति में है, जहां बच्चे को जन्म से पहले पढ़ाना शुरू कर दिया जाता है। दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम, कि हम खेत तैयार करते हैं और 4 संस्कार बच्चे के गर्भाधान में ही, गर्भ में ही पूरे हो जाते हैं। गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, है ना, और फिर जातकर्म। ये संस्कार होने के बाद फिर आगे बात शुरू होती है। आपने बहुत सारे उदाहरण ऐसे सुने होंगे कि उसने, बहुत पॉपुलर अभिमन्यु का ही है कि उन्होंने चक्रव्यूह का भेदन कब सीखा था? माता के गर्भ में। और ऐसे बच्चों, ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज जो है वो भावना से, स्पर्श से, आशीर्वाद से, परिचर्चा से होती रही है। और जो ज्ञान बढ़ा ना भारत का दुनिया भर में, वो बढ़ा एक्सपेरिमेंटेशन, एक्सपीरियंस और अंततः रियलाइजेशन। जब हम रियलाइजेशन करते हैं, अनुभूति, तब जो कुछ निकल करके आता है वो पुस्तकों में लिखा जाता है। आइंस्टाइन का सिद्धांत, गैलीलियो का सिद्धांत, आर्किमिडीज का सिद्धांत नहीं थे। इन लोगों ने उसको रियलाइज किया, अपने अनुभव में देखा और फिर उसको पुस्तक में जगह दी ताकि आने वाली पीढ़ियां उससे लाभान्वित हो सके। तो भारत की जो ज्ञान पद्धति है वो संस्कारों की ज्ञान पद्धति है, वो श्रद्धा की ज्ञान पद्धति है, वो इवोल्यूशन की ज्ञान पद्धति है। और इवोल्यूशन एक ऐसी चीज़ है बच्चों जो कभी ख़त्म नहीं होता है। मानवता निरंतर विकास की स्थिति में है। कभी सोचा था किसी ने कि कोरोना आएगा? लेकिन और कोरोना में भी उससे लड़ने के लिए योग का अस्त्र हम देंगे, मैंने भी नहीं सोचा था। जब देखा कि कोई वैक्सीन भी नहीं है, जब देखा कि लोग मरे ही चले जा रहे हैं और दुनिया में भारत ये कह चुका है कि योगा इज द अल्टीमेट सॉल्यूशन फॉर एवरी ह्यूमन प्रॉब्लम, तो लोगों की नज़रें मेरी तरफ थी। और जिस समय लोग आइसोलेशन में थे, जिस समय ये क्या बोलते हैं, जब संपर्क नहीं करते, आना जाना बंद हो जाता है, उसमें थे, लॉकडाउन, उस समय हमारे वैज्ञानिक, चिकित्सा वैज्ञानिक, योग वैज्ञानिक शोध में लगे और फिर हमने अनुभव किए और लाखों लोगों की रक्षा हुई कोरोना रोधी योग प्रोटोकॉल से। तो वो इवोल्यूशन है। नहीं तो योग में कौन सोच सकता है कि योग का इससे क्या लेना देना है? वो तो प्राणायाम की या फिटनेस की बात होगी या फिर मुक्ति की बात है। नहीं, तो आपको उस श्रृंखला का हिस्सा बनना है। श्रृंखला तो बहुत लंबी है, चेन बहुत लंबी है, लेकिन उसकी एक कड़ी आप बने, जिससे जो इवोल्यूशन की परंपरा है उसमें आप जुड़े। आप वहाँ न रुक जाएं कि बस बुक में लिखा था हमने पढ़ लिया। नहीं, कोई ऋषि लोग ने ज्ञान दिया, चाहे आयुर्वेद का है, विमान शास्त्र का है, नीति का है, अर्थनीति का है, चाणक्य का भी नाम लिया गया है अभी। तो उन सब ने देवर सीयर्स, उन्होंने अनुभव किया, अनुभूति के स्तर पर लाए और उसके बाद वो पुस्तक का हिस्सा बना। आज जो भारत योग दुनिया पढ़ती है, आज योग गतियाँ पढ़ती हैं, तो वो भारत के ऋषियों की देन है, लेकिन उसका ये रूप लाने के लिए मैं निमित्त बन सका। तो ऐसे ही मेरा जो ये फ्यूचर यूनिवर्सिटी है, यहाँ से हम कुछ नए प्रयोग करेंगे शिक्षा में। यहाँ के कुलपति, कुलाधिपति,
प्रतिकूलाधिपति के सहयोग से, प्रतिकुलपति के सहयोग से और अपने डेडिकेटेड बच्चों की टीम से, प्रोफेसर्स की टीम से, ये अपने एक्सपीरियंसेस, अपने एक्सपेरिमेंट्स हमें बताएंगे। हम उसमें कुछ नए प्रयोग इन्हें सुझाएंगे, उसके बाद कुछ नए परिणाम निकलेंगे और फिर दुनिया देखेगी कि फ्यूचर यूनिवर्सिटी ने कुछ नया दिया है। मैं आपके प्रति बहुत शुभकामना करता हूँ बच्चों। और आई थिंक बहुत बार मेरे सामने श्रोताओं के रूप में लाखों लोग भी होते हैं, लेकिन द टाइम आई इन्वेस्टेड इन दिस फ्यूचर यूनिवर्सिटी ऑफ बरेली इज परहैप्स द बेस्ट टाइम under the divine blessings that I am investing my time with most appropriate and most deserving souls. बच्चों, जो आज मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ चीज़ें, जो गुरुओं के साथ साझा कर रहा हूँ चीज़ें, वो अमर होंगी। क्यों? क्योंकि कोई बूढ़े 80 साल के व्यक्ति से मैं बात करूँ तो मुझे अप्रिशिएट कर सकता है, लेकिन वो उसके पास लाइफ नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए। तुम्हारे पास लाइफ है इन्वेस्ट करने के लिए, लाइफ है नए प्रयोग करने के लिए, जीवन है नए अनुसंधान करने के लिए, और फिर अपने इस विश्वविद्यालय को, अपने इस भारत माता को नया गौरव दिलाने के लिए कि यस वी कुड बी द कंट्रीब्यूटर्स। हम केवल पढ़े नहीं हैं, बल्कि हम गढ़े गए हैं। आप गढ़े जाएं, एक सुंदर व्यक्तित्व का निर्माण आप बच्चों में से हो, और जब मैं दोबारा यहाँ पर आऊँ तो मैं देख करके खुश हो सकूँ कि उस दिन यहाँ आना सार्थक हो। बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन हुआ है, बच्चों के शिष्टाचार में परिवर्तन हुआ है, और ये यूनिवर्सिटी बाकी यूनिवर्सिटीज़ की तरह से केवल इंफॉर्मेशन का लेन देन सेंटर नहीं है, और ना होना चाहिए। आज बहुत कष्ट होता है जब पता चलता है कि एडमिशन ले रखा है लेकिन स्कूल नहीं जाना पड़ता, यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रखा है लेकिन वो क्लास नहीं चलती, वहाँ जाना नहीं पड़ता। तो कैसे मिलेगा ज्ञान? फीस, केवल पैसे से ज्ञान नहीं मिलता है, केवल दाखला लेने से ज्ञान नहीं मिलता है। अगर ऐसा होता तो कोरोना टाइम में डिस्टेंस एजुकेशन का बहुत प्रचार हुआ, उसके बाद भी आपको विश्वविद्यालय में आकर के अनुभव वृद्ध लोगों के साथ बैठ करके, उनके साथ अपने अनुभव साझा करके, उनके सामने अपनी जिज्ञासा रख करके और उसका समाधान पा करके, बच्चों जो आपको मिला, आपको लगा होगा कि वो 3 साल के कोरोना काल में नहीं प्राप्त हुआ था। इसलिए इसको और बढ़ाना है, और अपने पे गर्व करना सबसे पहली सीख है। अगर आप गुरु पे गर्व करना चाहते हैं, अगर आप विश्वविद्यालय पे गर्व करना चाहते हैं, माता पिता पे गर्व करना चाहते हैं, परमेश्वर पे गर्व करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने ऊपर गर्व करो, अपने ऊपर गर्व करो। क्योंकि तुम बच्चों दुनिया की सबसे नायाब कृति हो। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, ये मेरा स्वभाव है, और वो बात मैं सच आपसे भी कह रहा हूँ। बच्चों, आप आँख बंद करके सोच लेना कि दुनिया में, और इस पर विश्वास कर लेना, दुनिया में आप जैसा कोई नहीं है। कोई हो तो बता दीजिए, नहीं है कोई आप जैसा नहीं है। बस पता चलने की बात है कि पता नहीं था। उस ईश्वर ने न जाने कितनी कृतियाँ बनाई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हर कृति यूनिक है। और वो यूनिक कृतियाँ, चाहे वो भील के परिवार से एकलव्य के रूप में आ रही हो, चाहे वो राज परिवार से अर्जुन के रूप में आ रही हो, वो विलक्षण बनेगी। और आप जानते हैं बच्चों, गुरु कृपा से मिलता सब कुछ है, लेकिन अपने जो तपश्चर्या और संस्कार हैं वो व्यक्ति को बनाते हैं। ज्ञान उन्होंने दुर्योधन को भी दिया, बिना भेदभाव के दिया, लेकिन वो मिट्टी खराब थी। उस मिट्टी में जो ज्ञान पड़ा उसका रूप कुछ और हो गया। ज्ञान उन्होंने युधिष्ठिर को भी दिया और अर्जुन को भी दिया। उनके अंदर जो वो मिट्टी अच्छी थी, उसके अंदर जो चीज़ पड़ी वो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गई। इसी तरह से आप वो काबिल मिट्टी साबित हो कि टीचर्स, प्रोफेसर्स, फैकल्टीज आपको देख करके खिल जाए, वो बच्चा आ रहा है, इसके साथ मुझे आज बात करनी है, तब मज़ा आएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके प्रयास को, मुकेश जी के प्रयास को, इस गुरुकुल, ये जो 3 मूर्तियाँ दिखाई दे रही हैं, इनके प्रयास को मेरे प्रणाम। इसकी वजह से बहुत अच्छी गैलेक्सी यहाँ पर बनी रहेगी। एक से एक प्रतिभावान लोग आएंगे और एक से एक नई प्रतिभाओं को जन्म देंगे। हरिओम।